सो वेलकम टू द एनबीएस लॉ कॉलेज। और हम बीएनएस का बेयर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो बेयर एक्ट में हम डेफिनेशन क्लॉज में चल रहे थे। सेक्शन 2(4) तक हमने कूटकरण तक किया हुआ है, ठीक है। आज हमको 2(5) से करना है। फिर से हम बोल रहे हैं, इसमें से कुछ सेक्शन तुम्हारे रेलवे एग्जाम और तुम्हें लॉ का बेस पढ़ाने के लिए और कुछ तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलएलएम में काम आएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना। और एक सेकेंड ना। ओके, चलो देखते हैं। हम लोग 2(5) से शुरू करते हैं। न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है 2(5) में। और 2(5) से वह न्यायाधीश जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया हो, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है, अभिप्रेत है, ठीक है। तो सबसे पहले आई थिंक आईपीसी आईपीसी में सेक्शन 46 में था। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन केस, है ना। क्या बताने की कोशिश करता है ये सेक्शन कि न्यायालय से वह न्यायाधीश जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है। सेक्शन 2 में हम पढ़ रहे हैं 2(5), ओके। 2(5) में दिया हुआ है न्यायालय की परिभाषा। अब न्यायालय से इनका मतलब कोई भवन से नहीं है, ठीक है। कोई भवन से नहीं है, दीवार से नहीं है, बल्कि एक व्यक्तित्व से है, ठीक है। एक व्यक्तित्व से है जो क्या करता है, न्याय करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो न्यायिक कार्य करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, जो न्यायिक कार्य करता है। ये देखो, कोई व्यक्ति जो अकेले ही कोई न्यायिक कार्य करता है। अकेले मतलब कोई अकेला सिंगल जज हो गया, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। और इसका मतलब हो गया कि कई न्यायाधीशों का समूह मान लो तुम इसको, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जो अकेले न्यायिक कार्य कर रहा है, या न्यायिक निकाय या समूह तुम मान लो, ठीक है। तो ये कब न्यायालय है, जब ये न्यायिक कार्य कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब अपने घर पे है तब ये न्यायालय नहीं है, बल्कि जब क्या कर रहे हैं, न्यायिक कार्य, अर्थात कोई न्यायिक कार्य कर रहे हैं। अर्थात मान लो फॉर एग्जाम्पल जब कोर्ट में है और न्यायिक कार्य कर रहे हैं, तब ये न्यायालय होंगे। तब ये क्या होंगे, न्यायालय होंगे। जब ये व्यक्ति छुट्टी पे है या अपने घर में है, तब ये न्यायालय नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना। मान लो कभी किसी ने पूछ लिया कि मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो न्यायिक कार्य करता है और अभी वो अपने घर में सो रहा है, तो क्या वो न्यायालय होगा? नहीं होगा। जब वो न्यायिक कार्य कर रहा है तभी वो न्यायालय होगा, ठीक है। ओके, ये देखो, ये रहा, ओके। उसके बाद 6 में मृत्यु दी हुई है। किसकी मृत्यु? ह्यूमन डेथ। किसकी मृत्यु? ह्यूमन डेथ, मानव मृत्यु। मृत्यु से किसकी मृत्यु? मानव मृत्यु, ठीक है, ओके। फिर आया बेईमानी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कहा, अगर आईपीसी में कभी पढ़ा हो, वैसे आईपीसी कहाँ पढ़ोगे तुम लोग, तो भी नए हो। आ चोरी की परिभाषा पढ़ोगे ना आगे इसी में, है ना। उसमें दिया हुआ है बेईमानी। तो पहले देख लो बेईमानी क्या है, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया डिसऑनेस्टी, बेईमानी। बहुत सारे ऐसे अपराध हैं, अगर वो बेईमानी पूर्वक न किए गए हों तो अपराध नहीं होते। जैसे चोरी, अगर चोरी बेईमानी पूर्वक नहीं है तो चोरी नहीं होती, इसलिए बेईमानी पूर्वक की परिभाषा आनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, और ये आईपीसी में भी थी, आईपीसी में आई थिंक सेक्शन 24 में थी। लास्ट टाइम हम आईपीसी की नाम ले रहे हैं क्योंकि आईपीसी का कहीं जरूरत नहीं है, तुम्हारे एलएलबी के सिलेबस में है ये आईपीसी, बट पता नहीं क्यों है। ठीक है, और तुमको एग्जाम में लिखना है तो तुम ये लिख सकते हो बीएनएस का। ठीक है, ओके। चलो, क्या बोलता है, बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। वेरी गुड, एक्सलेंट। ठीक है, देखो ये जो सदोष अभिलाभ है और सदोष हानि है ये भी परिभाषित किया गया, इसी सेक्शन 2 में तुमको आगे दिखेगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आईपीसी में अलग से परिभाषित किया गया था। चलो, क्या है सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, देखते हैं। देखो, इसको याद रखना, जरूर याद रखना, जरूर याद रखना। एलएलएम किसी चीज के लिए और एलएलबी के एग्जाम के लिए भी बेईमानी पूर्वक की परिभाषा कहाँ दी गई है, डिसऑनेस्टी की सेक्शन 27 में दी गई है। ठीक है, ओके। बेईमानी पूर्वक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई कार्य इस आशय से करना, कोई कार्य इस आशय से करना कि किसी एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो, शादोष लाभ, और दूसरे व्यक्ति को सदोष या किसी व्यक्ति को सदोष हानि हो। ठीक है, इतना सिंपल सी परिभाषा है। अब इसको थोड़ा समझते, मतलब क्या हुआ इसका, सदोष लाभ सदोष हानि का। देखो, ये तुम्हारी मोबाइल फोन है, इसको एक्स तुमसे छीन ले तो सदोष, एक्स को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तुमको हानि हो रही है। तो क्या एक्स को ऐसा लाभ होना चाहिए था, नहीं, इसका ऐसा लाभ क्या है, दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण है। तो दोषपूर्ण की जगह सदोष शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, ऐसा लाभ जो उसको नहीं होना चाहिए था, और तुमको हानि हुई है। क्या तुमको ऐसी हानि होनी चाहिए, तो वैसे नॉर्मल भी हानि होनी चाहिए, लेकिन ऐसी हानि जो दोषपूर्ण है, जो जानबूझकर कारित की गई है, सदोष हानि। ठीक है, ओके। तो कोई ऐसा कार्य जो इस आशय से किया गया है जिससे किसी को सदोष लाभ हो या किसी को सदोष हानि हो, उसको बेईमानी पूर्वक कहते हैं, उसको बेईमानी कहते हैं। ठीक है, और ओके, सेक्शन एक सेकेंड नाउ, अगला आता है 28 दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, हमेशा याद रखना। इंडियन एविडेंस एक्ट में तुमको ये पढ़ने को मिलेगी, डॉक्यूमेंट की परिभाषा, वो उसके लिए होगी, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, मतलब ये बीएनएस के लिए है। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर, ठीक है, याद रखना है, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें से एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। ठीक है, अभिव्यक्त का मतलब होता है कि कोई अपने विचार को बताना चाह रहा था, या वर्णित का मतलब है कोई कुछ लिख के चला गया है। और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साथ साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशायित हैं, ओके, या जिसका उपयोग किया जा सकेगा। तो देखो, आईपीसी में तो 1862 की आईपीसी थी, तो शुरू में तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल 1862 में कहीं आएगा, बट बाद में इसको ऐड किया गया था अमेंड करके, लेकिन अब तो बीएनएस में परमानेंट हो गया है। ठीक है, सो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, पहले वो देख लो, फिर हम लोग इसका व्हाइट पेज पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो दस्तावेज है, दस्तावेज क्या होगा, एक ऐसा विषय है, ठीक है, जो किसी पदार्थ पर, पदार्थ मतलब कोई भी एलिमेंट हो गया, जल हो गया, दीवार हो गई, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, इस पर किसी अक्षर द्वारा या किसी अंक द्वारा या चिन्ह द्वारा, चिन्ह मतलब कुछ भी, पेंटिंग भी आ सकता है इसमें, ठीक है,
पेंट करके, अक्षर द्वारा, नंबर द्वारा, किसी भी तरीके से, किसी एक तरीके से, हो सकता है सिर्फ लिख कर ही, या हो सकता है लिखने के साथ साथ पेंटिंग कर दिया हो, इसलिए ये एक्स्ट्रा पढ़ने में लगता है कि साधनों द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा। मतलब हो सकता है कि सिर्फ अक्षर का सिर्फ लिख के यूज किया हो, या हो सकता है लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा उसमें गिनती भी दे दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई सबूत छोड़ रहा था और उसने ऐसे लिखा हो कि 10 लोगों ने मेरा मर्डर किया, उस पर वो मर गया। तो इसमें शब्द भी है और अंक भी है ना। तो एक से अधिक साधन है, ठीक है। अभिव्यक्त किया है, अभिव्यक्त का मतलब है अपनी बात को बताया है या वर्णित किया है। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी आते हैं। इतना तो ठीक था, ये तो डॉक्यूमेंट हो गया। बट ये सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने का कुछ उद्देश्य रहा हो कि ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वो साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशायित है। इस उद्देश्य से वो डॉक्यूमेंट बनाया गया हो, ठीक है। या मान लो कि कोई मर रहा है, मरते मरते उसने 5 उंगली अपने दीवार पे से छाप दी, ठीक है। अब कोई मर रहा था, उसको अपनी बुद्धि नहीं चली, उसको पता था 5 लोग हैं, ठीक है, और उसने 5 उंगली छाप दी। उसका आशय था कि पुलिस देखेगी, जान जाएगी 5 लोग ने मुझे मारा है। तो उसका आशय था कि मेरा ये सबूत डॉक्यूमेंट के रूप में यूज हो सकेगा, एविडेंस के रूप में यूज हो सकेगा, ठीक है। या हो सकता है कि उसका ऐसा आशय ना हो, बट उसने क्या किया हो, कोई और चिन्ह ऐसे बना दिया हो, कुछ भी बना दिया हो, और उसका यूज अब एज ए डॉक्यूमेंट यूज हो सकता है, ठीक है। चलो, सच्चा स्पष्टीकरण यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशायित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं, ठीक है। सेक्शन 28 वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है, दस्तावेज की। डॉक्यूमेंट, दस्तावेज क्या है? एक ऐसी विषय वस्तु है, एक ऐसा विषय है, क्या है विषय, जिसमें किसी पदार्थ पर क्या होता है, किसी पदार्थ पर, पदार्थ में कोई भी पदार्थ, कोई भी एलिमेंट आ जाएगा, जिस पर या तो लिखने में सब आ जाएगा, जिस भी प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है, अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा, ठीक है, या इनमें से एक, या एक किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी व्यक्ति उस दस्तावेज को बना रहा है, किसी बात को अभिव्यक्त कर रहा है, किसी बात को बताना चाह रहा है, या वर्णित कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है। वर्णित का मतलब मान लो कोई डायरी किसी ने कभी लिखी हो, ठीक है, उसको नहीं पता था कभी ये एविडेंस के रूप में यूज होगी, ठीक है। और इसमें इंक्लूड होगा, अभिव्यक्त कर रहा है या वर्णित हो रहा है, प्लस इसमें और क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा दस्तावेज में यहाँ पे देखो, प्लस इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी आएंगे, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी में लिखा हुआ था, देख लेना फिर से तुम लोग जाके, ठीक है। यहां तक तो नॉर्मल पढ़ के हम लोग समझ जाते हैं, बस ये डॉक्यूमेंट है, नहीं यहां तक नहीं पढ़ना रहता सिर्फ, ठीक है। इसके आगे भी पढ़ना रहता है। क्या पढ़ना रहता है? प्लस जो ये डॉक्यूमेंट बना है, ठीक है, इसका एक आशय है। क्या आशय है? कि ये साक्ष्य के रूप में, एज ए एविडेंस, साक्ष्य के रूप में यूज हो। जिसने भी बनाया है उसका ये आशय था कि इसको एज
एविडेंस यूज किया जा सके, उपयोग किया जा सके, ठीक है। या अगर उसका ऐसा आशय नहीं भी था, ये उसको पता ही नहीं था कि इसको एज ए एविडेंस कभी यूज किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति डायरी लिखता है, अपने बारे में कुछ लिखता है, उसमें कुछ सीक्रेट्स लिखता है, लेकिन उसको पता नहीं था कभी मेरी मृत्यु होगी तो एज ए एविडेंस यूज होगा, बट उसको एज ए एविडेंस यूज उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, तब वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। नाउ एक इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये तत्वहीन है कि उसका आशय कहाँ पर यूज होने का था, किस न्यायालय में या सबूत के रूप में यूज होने का था कि नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल देखो, किसी संविदा के निबंधों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख, मतलब संविदा करने वाला कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चेक है, कोई मुक्तारनामा है, कोई मैप है, रेखांक है, इत्यादि, ये सब क्या है, दस्तावेज हैं, ठीक है। ए एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है जो उसके आदेश के अनुसार देय है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के रूप में धारक को भुगतान करने का शब्द या उसका प्रभाव वाले शब्द में लिख दिए गए हैं। ओके, कपटपूर्वक, कपटपूर्वक 2(9) में दिया हुआ है, इसका अर्थ है कपट करने का आशय। अगर कपट करने के आशय से किसी से कपट करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है तो कपट पूर्वक होगा, अन्यथा नहीं। 2(10) याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों, क्योंकि लिंग की बात करता है और पुल्लिंग की बात करता है और बात करता है वाह की, ठीक है। इसमें पुरुष महिला उभय लिंग दोनों आएंगे, ओके ओके। उभय लिंग का वही अर्थ होगा, उभयलिंगी भी आएंगे, उभयलिंगी जो अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 में दिया गया है। तो सबसे पहले रुक जाओ, ठीक है। 2(9) था और 2(9) में कपट पूर्वक की परिभाषा दी गई है। सिंपल सी परिभाषा है, कपट पूर्वक मतलब कोई कार्य जो कपट करने के आशय से किया गया हो। फिर 2(10) में बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा दी गई है लिंग की। क्यों, लिंग मतलब जेंडर हो गया और बताता है, ये बोल रहा है वाह। अब ध्यान रखना, अगर ये इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे तो यहाँ पे वाह की जगह ही लिखा हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है वाह में आएगा पुरुष। अगर पूरा वाह पूरे तुमको एपीसी में सिर्फ ही दिखेगा, ठीक है। अगर ही लिखा है तो सिर्फ पुरुष के लिए नहीं आएगा बल्कि स्त्री और उभय लिंग के लिए भी आएगा। उभय लिंग मतलब थर्ड, अन्य कोई जेंडर, अदर जेंडर, ठीक है। तो इसकी उभय लिंग की परिभाषा लेनी है तो अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम 2019 में की धारा 2 में दी हुई है परिभाषा, वहां पर उभय लिंग की परिभाषा दी हुई है, वहां पे आप जाके देखोगे, ठीक है। तो ही आता है, ही इंक्लूड्स, he includes she, he includes other gender, ठीक है। ओके, आज के लिए इतने ही। फिर हम लोग सद्भाव पूर्वक बढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि सद्भाव पूर्वक बहुत अच्छे से हमको बताना है। नहीं अभी देख लेते हैं क्योंकि हम तो सिर्फ अर्थ पढ़ रहे हैं ना। सद्भाव पूर्वक से की गई या विश्वास, सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है या विश्वास की गई है, ठीक है। सेक्शन 2(11) इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना क्योंकि आगे हम देखेंगे। सद्भाव पूर्वक की परिभाषा बताता है और सद्भाव पूर्वक कहता है कोई बात
सद्भाव पूर्वक कही जाएगी। सद्भाव पूर्वक में दो चीज इंक्लूड है, एक सद्भाव पूर्वक, दूसरा विश्वास, विश्वास में आके कोई काम करना, किसी के विश्वास में आके कोई काम करना। और ये तब कही जाएगी जब वह कार्य पूरा सावधानी से किया गया हो। ठीक है, अब क्या हो गया हो, सावधानी से किया गया हो। ठीक है, और सम्यक सतर्कता मतलब सावधानी, और ध्यान के बिना, ध्यान के साथ की गई हो। ठीक है, सावधानी मतलब सम्यक सतर्कता, और ध्यान के साथ। ठीक है, प्लस विश्वास के साथ कही गई, तब कही जाएगी जब उस काम को करने में विश्वास रहा हो। देखो, सद्भाव पूर्वक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस है, इसमें एक व्यक्ति रहते हैं, झोला छाप डॉक्टर रहते हैं एक, वो सब्जी काटने वाले चाकू से बी का पाइल्स का ऑपरेशन कर देते हैं और बी मर जाता है ब्लीडिंग से। ठीक है, और उनके खिलाफ जब केस होता है तो कहते हैं हमने बहुत सद्भाव पूर्वक कार्य किया था, बहुत सद्भाव पूर्वक। कोर्ट ने कहा कौन सा सद्भाव पूर्वक किया था? सद्भाव पूर्वक मतलब होता है आप सावधानी बरतो। इन्होंने कहा बहुत सावधानी बरती थी। कहना आपके पास डिग्री है पाइल्स का ऑपरेशन करने के लिए, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है? उन्होंने कहा नहीं। कहे लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास था। कहे ना, कोर्ट ने कहा ना, सद्भाव पूर्वक मतलब कि सामने वाले का आपके ऊपर विश्वास था, लेकिन आपने उसका क्या किया, गलत फायदा उठाया। सावधानी का मतलब आपके पास वो साधन उपलब्ध नहीं थे जिससे ऑपरेशन किया जाए, आपके पास वो हुनर उपलब्ध नहीं था। ठीक है, ओके, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर में। ओके, सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार विपरीत है। ठीक है, संश्रय सेक्शन 13, संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से, चाहे वो उसी प्रकार के हों या किन्हीं या नहीं, जिस प्रकार के इसे खंड में प्रगड़ित है, पकड़े जाने से बचाने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। आज का ये लास्ट सेक्शन है। एंड व्हाट इज संश्रय? ठीक है, सब सेक्शन 212 में सरकार हो गई, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल, और फिर आया 213 जो बात करता है संश्रय की। ठीक है, संश्रय मतलब होता है किसी अपराधी को, ठीक है, जो राज्य से भाग रहा है वगैरह, उसको आप किसी प्रकार की सहायता देते हो, किसी प्रकार की, चाहे फिर कहीं रुकने के लिए घर दे दो, भोजन, पानी इत्यादि। ठीक है, जिससे वो सरकार से बच सके। ठीक है, इसी को संश्रय कहेंगे। ओके, कल हम लोग क्षति से पढ़ेंगे सेक्शन 214 से, और आगे उसको चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अच्छा लगे हो तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, और थोड़ा सा। ओके, बाय, थैंक यू।